Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बाई तरुण में स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर 1947 1885 से लेकर 1947 तक आजादी का जो वर्ष रहा था उधर तक की बात करेंगे। 1885 में आपको पता है कांग्रेस का गठन हुआ था और कांग्रेस के गठन से लेकर हम यहाँ पर गांधी जी भी आए थे, उस समय की भी बात करेंगे और जब हमारा देश आजाद हुआ गया तो वहां तक की हम इतिहास की घटनाक्रमों की बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इतने जो हमारे टॉपिक हैं आप देख पा रहे होंगे, ये सभी टॉपिकों पे आज हम बात करें। अब हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन धैर्य के साथ आप देखोगे तो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना दिवस है वहां से बात करेंगे, जो जो इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली चीजें हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, जिसको आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए बहुत अच्छा ऐप है नेट लर्निंग ऐप, अभी डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार की जो कह सकते हो कि खिलाफ आंदोलन खड़े करने के लिए कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, इतिहास में अपने आप में बहुत ही ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। स्थापना की बात किया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? कांग्रेस की। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा होता है। संस्थापक की बात की है तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस, ह्यूम जिसको हम कहते हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। वायसराय उस समय भारत में कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत में वायसराय थे। ध्यान कौन थे? लॉर्ड डफरिन भारत में वायसराय उस समय थे। दादा भाई नेहरू जी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। छोटा सा अंतर है, भारतीय राष्ट्रीय सेम है, सिर्फ कांग्रेस था बाद में किया गया, संघ पहले था। यूनियन शब्द पहले था, कांग्रेस शब्द बाद में जोड़ा गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1885 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1885 का जो भारत का कांग्रेस था उसकी बात करें। कांग्रेस में प्रथम बात कर रहा है, यहाँ पर प्रथम कौन था? कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली थी। प्रथम यूरोपियन महिला प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो यूरोपियन महिला भी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं, एनी बेसेंट थी। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया 1896 का था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं से गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। तो एक चीज आपको बहुत गौर से ध्यान करना है, क्या करना है गौर, कि जब वंदे मातरम गीत गाया था 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे। कौन थे? रहमतुल्लाह थे और इन्होंने स्वयं गाया था इसको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1905 में उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करें, उद्देश्य था इसको हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। जो एकता थी हिंदू की और मोहम्मदन की, उनकी एकता को यहाँ पर तोड़ना ब्रिटिश का सबसे बड़ा हाथ था। लॉर्ड वायसराय उस समय थे, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे और इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति बहुत ही उससे निभाई थी, कह नहीं सकते हो। लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर दो हिस्से हो गए थे, एक था ईस्टर्न बंगाल और एक था बंगाल, जिसमें ईस्टर्न बंगाल में असम का हिस्सा भी शामिल था। वायसराय लॉर्ड कर्जन की फोटो आप देख ही पा रहे हो।
बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो एक तरफ पश्चिम बंगाल था और एक तरफ पूर्वी बंगाल था। फोटो के माध्यम से आपको दिखाया है। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये राज्य थे। हिंदू जनसंख्या यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती थी, ध्यान रखिएगा। पूर्वी बंगाल जिसमें असम और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र शामिल था, इसमें मुस्लिम जनसंख्या का बहुल क्षेत्र था। तो जो वेस्ट का हिस्सा था उसमें हिंदू ज्यादा पाए जाते थे और जो ईस्ट का हिस्सा था उसमें मोमडन ज्यादा पाए जाते थे। और इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इसका विभाजन किया हुआ। किसने? लॉर्ड कर्जन। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903 को। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई। 7 अगस्त 1905 का समय आया, इसका विरोध प्रारंभ कर दिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया, जिसमें एक तरफ आप ईस्ट बंगाल देख पा रहे हो और एक तरफ आप पश्चिम बंगाल देख पा रहे हो, है ना। तो बंगाल विभाजन भारत में अपने आप में एक त्रासदी कह सकते हैं इसको साबित हुआ। हालांकि ब्रिटिश को इससे फायदा हुआ था और उसी समय आपको पता होगा 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित। अभी सब बातें इसमें सामने आएंगी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल रही थी। क्या फैल रही थी? लहर फैल रही थी, विरोध के स्वर फिरपुष्ट हो गए थे। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? कभी आए तो 16 अक्टूबर 1905 को ही, जिस दिन बंगाल विभाजन का लागू हुआ था उसी दिन रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला में लिखा था। यार कौन सा लिखा था? अमार सोनार। और एग्जाम में ये तो कई बार आ चुका है, आप इससे बहुत ही ज्यादा रूबरू होंगे। अमार सोनार बंगला में लिखा गया था। यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगर कभी आ जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा है? अमार सोनार है और यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है। 1906 का समय जब आया तो यहाँ पर मुस्लिम लीग एक्टिव हो गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 36 लोग जिसमें शामिल थे आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। हालांकि ये जो एक मिलन समारोह था ये पूर्ण नहीं हो पाया था और इसको स्थगित इसको भी होना पड़ा था। ठीक है। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय और प्रांतीय और स्थानीय मतलब कि केंद्र में, राज्य में और लोकल जो होते हैं स्थान, वहां पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो जब बंगाल विभाजन 1905 में हो गया तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इस स्थापना 1906 में की गई और इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। कब थे? तो मुस्लिम अली जिन्ना आप सभी लोग रूबरू होंगे इनसे भी। तो ये 1913 में शामिल हुए थे। 1907 का समय जब आया तो 1907 में शूरत रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के और कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था। ध्यान रखिएगा, एक गरम दल और नरम दल में उग्रवादी और किसमें? उदारवादी। ध्यान रखिएगा, उदारवादी एवं उग्रवादी का विभाजन सूरत में 1907 में हो गया था। कहा जाता है कि हमने एक विभाजन को रोकने के लिए दूसरा विभाजन खड़ा कर दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पर उदारवादी नरमपंथी नेताओं की, तो उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता और गरम दल के नेता। उदारवादी जिसको हम नरम दल कह रहे हैं, इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति दादा भाई नेहरू जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आनंद मोहन बसु थे, दीन शाह की बादशाह थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष थे। वहीं अगर गरम दल की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को आपको पता होगा लाल बाल पाल के रूप में भी जाना जाता है। क्या? लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष इसमें शामिल थे। ये तीनों सम्मिलित रूप में कहा जाता है लाल बाल पाल, और ये गर्म दल से संबंधित थे, उग्रवादी समूह से संबंधित थे। तो इनका विभाजन हो गया था 1907। 1908 का समय आया, खुदीराम बोस की फांसी दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 3 दिसंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था और मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर जेल में भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को समय था, 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया था। कितनी? केवल 18 साल की उम्र में। आज हम और आप तो 18 साल में कुछ जानते ही नहीं है। 18 साल की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया गया। किसको? खुदीराम बोस को, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद भी बना दिया। ध्यान रखिएगा, तो कभी एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो खुदीराम बोस जो कि 18 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे, फांसी पर लटका दिया गया था, और सबसे कम उम्र में ये शहीद होने वाले व्यक्ति थे। 1913 का समय आया, गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, आपको पता है, मैंने सब आपको बताया है। उसी समय 1911, 6 साल बाद बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से राजधानी जाकर दिल्ली कर दी गई। 1913 का समय आया, गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन सामने आया। इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। किसका? गदर पार्टी का जो मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को USA में स्थित था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी के द्वारा। आप देख सकते हो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना को चुनाव चिन्ह कटार टाइप में था, तलवार, है ना। ये था। 1914 का समय आया, बापूजी आए। सभी लोग नोटों पे देखते ही हो बापूजी को। 1914 का समय आया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान चल रहा था। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। तो कहां से रिटर्न हुए थे? साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, याद रखिएगा। 1916 का समय आया, लखनऊ समझौता किया गया। 1916 के लखनऊ में जो बैठक हुई, अंबेडकर चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कर दिया गया। साथ में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन सामने आया। कब? 1916 में होम रूल लीग का आंदोलन सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था, किसका? होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा एवं सार्वजनिक बैठकें आदि के माध्यम से सुशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट भी इसमें अध्यक्ष थी और बाल गंगाधर तिलक भी इसमें अध्यक्ष थी। जिस जगह बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बैठकें की थी या आयोग बनाया था, गठन किया था, उस जगह एनी बेसेंट ने नहीं किया था। जिस जगह एनी बेसेंट ने किया था, उस जगह बाल गंगाधर तिलक ने हस्तक्षेप नहीं किया था। एनी बेसेंट की जो स्थापना थी मद्रास होम रूल लीग के रूप में सामने आई थी। बाल गंगाधर तिलक की पुणे होम रूल लीग की स्थापना सामने आई। चंपारण का समय आया जब गांधी जी वापस आ चुके थे, आपको पता होगा। 1917 में गांधी जी ने पहली बार चंपारण आंदोलन किया था। 1917 में चंपारण बिहार का एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिल गए। साथ में चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में अवगत कराया और यहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को पूरी जानकारी थी। गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से करार किया लिया था कि अपनी भूमि पर 3/20 हिस्से में नील की खेती करेंगे। इस चीज को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि 3 हिस्से पर जो नील की खेती करेंगे उसी को 3 कठिया प्रणाली यहाँ पर कहा जाता है। ये पूरा गांधी जी को ब्यौरा राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने दिया था ब्यौरा। 1917 का ये पूरा घटनाक्रम। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण चंपारण ही तो है ना। हाँ, चंपारण
आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को। उसके बाद महात्मा गांधी के नाम से इन्हें बुलाया जाने लगा। उसके बाद 1918 का समय आया और यहाँ पर अहमदाबाद में, कहां पर, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918 में सामने आया। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर गांधी जी हैं और ये मजदूरों से मिले थे। यह विवाद यहाँ पर प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। जब मजदूर जब हड़ताल पर गए तो इनको फिर ये सामने भी आया कि उनको देना भी पड़ा बोनस। खेड़ा आंदोलन 1918 में। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध अंग्रेजों के मामलों, अंग्रेजों से किसानों का अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तो गांधी जी अवगत हुए उससे। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन 1918 में भूमिका निभाई थी। यहाँ पर क्या हो गया था, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी और उनसे करों की वसूली की जा रही। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला, लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में काफी ज्यादा चर्चित भी थे। इस आंदोलन में सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में वह देखे जाने लगे। जैसे कि आप गांधी जी की फोटो देख पा रहे होंगे और उनके साथ में सभी लोग जा रहे थे। 1919 का समय आया, रोलेट एक्ट सामने आया। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत में लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया और रोलेट एक्ट में कहा गया ना अपील, ना वकील और ना दलील। मतलब कि लोगों को ना तो अपील का अधिकार था, ना वकील का अधिकार था, ना दलील का अधिकार था, तो सीधे ही जेल में डाला जा रहा था। और 1919 में जब रोलेट एक्ट आया तो जलियांवाला बाग का नरसंहार सामने आ गया। अब जलियांवाला बाग को आपको पता ही होगा, ये भारतीय थे, मारे जा चुके थे और यहाँ पर ब्रिटिश की बंदूकें सामने चलाई जा रही थी और ये बिना कोई कार्रवाई किए। जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल 1919 की ये पूरी घटना है और एक भारत के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना सामने आती है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था और कई जगह पर हिंसा भी सामने आई थी। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा, रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी, जो ब्रिटिश का सैन्य अधिकारी था, ब्रिगेडियर जनरल डायर, इन्होंने फौज पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया बिना कोई आदेश दिए। इस घटना कांड में 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 केवल बताई गई, घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी, लेकिन 1500 लोग इसमें सामने मारे गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय की बात किया है तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। 1919 का समय है और लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ के भारत में वायसराय थे। खिलाफत आंदोलन उसके बाद सामने आया 1919 में 1922 के दरमियान। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। किस पर? तुर्की के खलीफा के ऊपर। अंग्रेजों के उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि वे मुस्लिमों को भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन के नेतृत्व अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। हालांकि गांधी जी को इस पूरी कार्रवाई में कह सकते हो विरोध का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन गांधी जी एक सहयोग की भावना से एकता के रूप में इसको देख रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 का समय आया। इस सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। जो आप चंपारण 1917 में देख पा रहे थे,
1918 में खेड़ा देख पा रहे थे, 1918 में मजदूरों की हड़ताल देख पा रहे थे, ये छोटे छोटे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी की घटना में भारत के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों को त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवाओं, विदेशी सामानों, चुनाव का बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपने केसरी हिंद की उपाधि, जो 1914 में ब्रिटिश के द्वारा गांधी जी को दी गई थी, केसरी हिंद की उपाधि से भी त्याग कर दिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। अगर कभी आए तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसी समय चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, और ये भारत में भी अच्छे तरीके से इसको आपको पढ़ लो। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा में किसानों के जुलूस पर पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने जला दिए और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक होते को देखते हुए इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था हम जो आंदोलन कर रहे हैं असहयोग आंदोलन, इसमें अहिंसक तरीके से करेंगे, अहिंसक तरीके से करेंगे, हिंसक तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन जो चोरी चोरा कांड हुआ इसने हिंसा का रूप धारण कर लिया और गांधी जी को यहाँ पर क्या करना पड़ा, आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत ही भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना भी की थी। परंतु गांधी जी ने अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबसे इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि गांधी जी की सभी लोग बात भी मानते थे, एक बड़े नेता के रूप में सामने उभरे थे, तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने फिर मान लिया था। लेकिन जब 1922 की घटना घटित हो गई तो एक ठहराव का दौर सामने आया। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। इसके बाद ही कुछ नेता जैसे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उनमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। गांधी जी के विचारों के साथ सहमत रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया, जो कि स्वराज पार्टी के रूप में सामने आई। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज वर्तमान में इसका नाम है, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। और ठहराव के दौर में स्वराज पार्टी की स्थापना करना अपने आप में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कदम भी था। महात्मा गांधी, ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये इस पे 5 स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 केवल एक ऐसी साल है, 1924 बेलगांव स्थान, जहां पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। केवल एक बार कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है, लिख लो, जो भी कहीं भी आप लोग लिखते हो स्टिकी नोट में है, लिख लो। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 सामने आता है। भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए, बात करते हैं पूरा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत में मुंबई पहुंचा और यहां स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ था। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां पर काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों का विरोध भी सामने देखने को मिलता है। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कभी सामने आए, कब हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध के समय हुई थी। 1929 का समय आया, लाहौर में इसकी अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट शब्द है, पूर्ण स्वराज्य की मांग सामने रखी गई। किस बात की, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। ठीक है, उसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। आपने पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चनों में देखा होगा दांडी मार्च का जो खबर आती है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। तो ये 2 स्थान याद कर लो, साबरमती आश्रम और दांडी गुजरात तक चलाया गया था। गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया था। इसकी दूरी 241 मील थी, ध्यान रखिएगा। तो दूरी तो नहीं आती है, लेकिन अनुयायी याद आते हैं कितने थे, तो 78 अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन सामने आता है। क्या आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आता है।
सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था, जो कि लंदन में ब्रिटेन में था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे उस समय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, गवर्नर जनरल की बात किया तो लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि शामिल थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि शामिल थे, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता शामिल थे। कांग्रेस का इसमें कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही थी, उस पार्टी से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ था कांग्रेस की तरफ से। जब इसमें कोई सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, जब सम्मेलन में कोई शामिल नहीं हुआ तो उसमें कोई सामने बात भी नहीं आ पाई और वह निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 7 सितंबर से लेकर 1931 को शुरू हुआ। इस कांग्रेस ने भी इसमें भाग लिया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो ये एग्जाम के कंट्रीब्यूशन इंपोर्टेंट है। कांग्रेस ने कब भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, वायसराय बदल गए, लॉर्ड वेलिंगटन इस समय वायसराय थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि शामिल हुए थे। महिला प्रतिनिधि की बात किया सरोजिनी नायडू, बेगम जहांआरा शहनवाज शामिल की गई थी। राष्ट्रीय दल प्रतिनिधि की मदन मोहन मालवीय शामिल थे। दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भी व्यक्ति रहे हैं। मुसलमानों में आगा खान तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति थे। पूना पैक्ट वेरी इंपोर्टेंट, पूना पैक्ट की बात किया वेरी इंपोर्टेंट है। अभी तक लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा एंड्रॉइड ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आप लोग वहां पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम्स की है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस या फिर पुलिस, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो जल्दी जाइएगा, नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट सामने आया। किन किन के मध्य हुआ था? तो गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए थे और 20 सितंबर 1932 से पूना की यरवदा जेल में आवरण अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसने? गांधी जी ने। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में एक समझौता किया गया। तो किन के मध्य में समझौता हुआ था? गांधी जी के मध्य में समझौता हुआ और अंबेडकर जी के मध्य में यहाँ पर समझौता सामने आता है। समझौते के अनुसार दलितों के लिए प्रार्थमिक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर दलितों के लिए प्रांतों में सुरक्षित सीटों की बात की सामने आई, जिसमें 71 से बढ़कर 147 सीटें आई। जो आप आरक्षण सुनते हो ना, ये आरक्षण वही वाला है जो गांधी जी और अंबेडकर के लिए सामने आया था। इस समझौते पर गांधी जी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, वेरी इंपोर्टेंट सम्मेलन है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं क्या कहता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, उसके बाद 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन इसमें शामिल थे। कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें से कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित इसमें नहीं किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, ये तो समझ में अभी तक किसी को नहीं आया। अब हम बात करते हैं बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट शब्दों की। 1935 का समय आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के द्वारा 1935 में पारित किया गया। 1937 में इसको लागू किया गया। लिथगो की नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा? 1935 का अधिनियम। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की बात किया है
1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक यह चला था। 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग सामने रखी थी। तो पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 में सामने आई थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। कब आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन सामने आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार के श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। हालांकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सके, क्रिप्स मिशन असफल रहा था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सामने आया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। याद रखिएगा, अगस्त आंदोलन को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हो या अगस्त क्रांति भी कह सकते हो। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर क्या चलाया गया? ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया, जिसमें रात 12 बजे सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसके तहत गांधी जी भी के साथ साथ सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। वही मैंने आपको बात बताया जीरो हावर के तहत ऑपरेशन की बात कभी आए तो बता सकते हो, जीरो हावर इसमें ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ये लिखा भी है। कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय चलाया गया। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगा था पहले इसमें कैद किया गया। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेता ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन जारी रखा। इसके साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग भी किया था और यह आंदोलन भारत के अंतरिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों में से एक इसको जाना जाता है। 1945 में शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया गया। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड बेबेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में यह बैठक हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वायसराय लॉर्ड बेबेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में यह बैठक। इसको बेबेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और 24 जून 1945 को शिमला में आयोजित किया गया और 14 जुलाई 1945 तक चला था, लगभग 1 महीने। शिमला सम्मेलन भी विफल साबित हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में सामने आया। कैबिनेट मिशन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए एक संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। क्या आता है? ट्विस्ट आता है। पहली बार संविधान के निर्माण की बात सामने आई कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना करना सामने था। और अंतिम रूप में 1947 का समय जब सामने आया तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया 2 राष्ट्र सामने आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान और भारत है 1947 में एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, बीच में था भारत। जो पूर्वी पाकिस्तान की आप स्थिति देख पा रहे हो 1971 से इसको हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो आपको पता ही है ना, अब ये आजाद हो गया। पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब बांग्लादेश है और यह पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आजादी मिल गई तो अब क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? एसएससी 2018 में क्वेश्चन आया है, 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी के सह संस्थापक थे? बीपीएससी 2020 में आया है, चित्तरंजन दास इसमें इनके सहयोगी थे और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, पूना संधि, गांधी समझौता, क्रिप्स मिशन, शबना विज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, उसके बाद गांधी में समझौता हुआ, पूना संधि हुई और फिर क्रिप्स मिशन सामने आया। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर 1920 ऑप्शन में नहीं है। अगर 1920 अगर ऑप्शन में होता तो 1920 ही आपको यहाँ पर टिक लगाना था। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? यूपीपीसीएस 2019 में आया है, जो लाहौर अधिवेशन 1929 का था। स्वराज कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज के सामने इसमें लक्ष्य इन्होंने घोषित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समय था, जहां पर जीरो हावर के तहत सभी बड़े नेता गांधी के साथ साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। अगस्त आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? राजस्थान पुलिस 2020 में आया है। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित करवाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत में 1915, कहां से? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत में रिटर्न हुए थे 1915 में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो गोरखपुर में है। और ये घटना किस वर्ष घटित हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, क्रिप्स मिशन जब आया, लॉर्ड लिथगो भारत में उस समय वायसराय थे। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? आपको पता ही होगा, एक बार से चुने गए थे। किस वर्ष और कहां पर चुने गए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था। तो आज यहाँ पर हमने पूरा 1885 से लेके 1947 तक का बात कर ली है हिस्ट्री की। आपके जो एग्जाम में जो वेरी इंपोर्टेंट है उसकी यहाँ पर बात की है। ऐसा नहीं है, पूरा मैंने बताया आपको जो एग्जाम में आ सकता है। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा यूपी आरओ का बैच चल रहा है, जिसको आप लोग एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। आरओ का बैच चल रहा है, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। तो आज ही समाप्त करते हैं, आज के लिए अलविदा।